बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर अब जो हमारे पास नया टैग है वो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में मेन फर्क हमारे पास क्या होता है? सुपर का मकसद कि आपको कोई टेक्स्ट अबव लिखना हो। अक्सर आप मैथ का फार्मूला लिखते हो x की पावर 2, x के ऊपर अगर मुझे 2 लगाना है तो मैं सुपरस्क्रिप्ट को यूज करूंगा। सुपरस्क्रिप्ट के टैग के लिए हम SUP यूज करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है आपकी। फर्स्ट क्लास क्यों है भाई? यार अगर मैसेज देर से देखे भाई ये 3 क्लासेस मिस हो गई हैं, वैसे ही कोर्स समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करनी है कि भाई अब ऑफ ना हो। बाकी तो सब मेरे ख्याल में वही है। और लास्ट अभी आज आज फर्स्ट है, सेकंड है, सही है हमारा सेकंड है। हमें कल की क्लास में समझ आएगा या नहीं आएगा? देखो जो चीज समझ आपको नहीं ना आ रही आप मुझसे पूछोगे यार ये चीज समझ नहीं आ रही, और आप कोशिश करो अगर आपके पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कॉपी पे राइट करते जाओ कि यार जो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिर याद रहेगा। क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कराओगे। सामने वाला आपको 1000 बार बोल के पिला दे, समझ आपको तभी आना जब आपने खुद ट्राई करना है। तो हमारे पास जो नए टैग है वो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट होता है टेक्स्ट अबव, मतलब कि टेक्स्ट कोई भी आपको ऊपर लिखना हो। जैसे आपके पास है x के ऊपर 2 लिखना है, x के ऊपर मुझे क्या लगाना है? 2 लगाना है, तो मैं सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज करूंगा जैसे कि SUP। अगर कोई चीज मुझे नीचे लगानी है तो मैं यूज करूंगा SUB, सबस्क्रिप्ट। SUB सबस्क्रिप्ट। जैसे कि आपका वाटर का फार्मूला, ये 2 जो होता है ये नीचे लिखा हुआ आता है, तो आपको इस टाइप के फार्मूले के लिए सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट ट्राई करना होता है। अगर हम यहां पे जाएं और VS कोड के अंदर तो हमने यहां पर जाकर ये तो हमें पता है कि भाई बाय डिफॉल्ट जो कोड आता है वो हमारे पास इसके साथ आता है। तो आपको इजीली ये जब आप लगाते हो तो इजीली आपके पास शॉर्टकट टेम्पलेट का कोड आ जाता है, जिसको आप इजीली यूज करके अपना HTML का कोड स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास बेसिक टेम्पलेट बना हुआ आ गया HTML का। इसके अंदर अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की, ये किस तरह होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे x के ऊपर 2 लेकर आना है। x के ऊपर क्या लेके आना है? 2 लेकर आना है। तो मैं सबसे पहले यहां पर आकर स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर लूंगा कि भाई स्ट्रॉन्ग का टैग आ जाए। x की पावर 2 बनाना है, तो SUP सुपरस्क्रिप्ट, और इस पर 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद गो लाइव किया। गो लाइव करने के बाद आपके पास x के ऊपर 2 लगा हुआ आ गया कि भाई मुझे इसके ऊपर 2 लगाना है। यार अरबाज मेरा भाई चार्जर वाला लैपटॉप है वो देना। तो x के ऊपर क्या आ गया? 2 आ गया। मिसाल के तौर पर आपको कोई भी इक्वेशन बनानी हो, जैसे x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 इक्वल टू 20। अब मुझे कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशन बनानी है कि भाई अच्छा ये जो सैंपल है ना इसका मतलब ये 2 ऊपर आएगा।
कि एरो का सिंबल, कि भाई अब मुझे जब ये बनाना है, ये इक्वेशन बनानी है, तो बहुत इजी है। हम इसको कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले x की पावर पे लगाना है 2, तो आपने x की पावर 2 प्लस y लगा दिया, सुपरस्क्रिप्ट यहां जाकर आपने बोला 3 इक्वल टू 120। मिसाल के तौर पर आपने ये बनाया, तो अब आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, x की पावर 2 प्लस y 3 इक्वल टू 120। मतलब आपको मैथ की एक्सप्रेशन के लिए सुपरस्क्रिप्ट यूज करना है, जिसका टैग होता है SUP, सुपर स्क्रिप्ट। इस सुपर स्क्रिप्ट के लिए इसका क्या मतलब होता है? टेक्स्ट आएगा कहां पर? ऊपर आएगा, अबव, टेक्स्ट अबव आपके पास आएगा, और इसके लिए जो टैग यूज करते हैं वो हम करते हैं SUP। सुपरस्क्रिप्ट सबको समझ आ गया? बहुत इजी है कि जब भी आपको टेक्स्ट को ऊपर लेकर जाना है तो आप सुपर को यूज करोगे, SUP को यूज करोगे। जब हमारे पास बात होती है सब स्क्रिप्ट की, तो सब स्क्रिप्ट का मकसद कि टेक्स्ट नीचे आएगा। टेक्स्ट कहां पे आएगा? नीचे आएगा। तो उसके लिए जो आप टेक्स्ट यूज करते हो, वो जो टैग यूज किया जाता है उसका नाम होता है SUB, सब स्क्रिप्ट। तो अब हम SUB को ट्राई कर लेते हैं कि SUB हम किस तरह ट्राई करेंगे, सब स्क्रिप्ट को किस तरह ट्राई करेंगे। तो आपने एक BR लगा दिया, ब्रेक लाइन, उसके बाद हम वाटर का फार्मूला बनाते हैं। अब वाटर के फार्मूला के लिए हमें पता है कि हमें क्या बनाना है, H2 कहां पर लेकर जाना है? नीचे, और आगे O लगाना है। तो अब आप यहां पर आए, आपने बोला H पहले लिख दो, फिर आपने बोला कि जो चीज नीचे लेके आनी है उसके लिए क्या? SUB। यहां पर आ गया 2, और यहां आकर आपने O लगा दिया, कैपिटल O लगा दिया। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास H2O आ गया। तो जो चीज हमें नीचे लेकर जानी है वो नीचे आ जाएगी, और जो चीज हमें ऊपर लेकर जानी है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर लगाने के लिए हम टैग कौन सा यूज करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट SUP का। नीचे लेके जाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? सबस्क्रिप्ट। अब आप अपनी कॉपियों में ये ट्राई करें, जिनके पास सिस्टम और सिस्टम पे ट्राई करेंगे। बहुत इजी है ये रहा काम। एक आपने ये बनाना है, और एक ग्लूकोज का फॉर्मूला जो आज तक याद कर करके केमिस्ट्री में हम याद कर चुके हैं, यही है ना भाई, C6H12O6। तो आपने ये ट्राई करना है। अब हमें अगर ये बनाना है, ये वाला, तो बहुत इजी है, सिंपल। किस तरह भाई? x के ऊपर 3 लगा दो, y के ऊपर 5 लगा दो, z के ऊपर 2 लगा दो। यार हो जाएगा या नहीं होगा? अब कोड में आपने किस तरह लिखना देखें। हमारा आउटपुट, हम यहां से इस आउटपुट को उठाते हैं ताकि इस आउटपुट को साथ रखें। इसको सब आपस में अभी ट्राई करें। देखिए, x के ऊपर 3 लेके आना है, तो x ऐसे का ऐसा रहेगा, सुपर के बीच में क्या आ जाएगा? 2 की जगह 3 आ जाएगा। फिर क्या लगाना है? y के ऊपर 5 प्लस y, सुपरस्क्रिप्ट के बीच में जहां पे 3 है वहां पे क्या आ जाएगा? 5 इक्वल, इक्वल रखा, z आ गया, और z के ऊपर 2 लगा दे। हो गया? गुड यार। बाकियों के पास
अपने ने कॉपी पे, सिस्टम पे या मोबाइल पे ट्राई करना है। इसको अभी लास्ट में ट्राई कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल तो है नहीं जी। अच्छा, फार्मूला फार्मूला आपके पास C6H12O6, क्या आपको ये बनाना है? ऊपर वाला ऐसे कितने दिन का हो गया है? गुड। और ऐसे कितने जिनको समझ नहीं आ रहा? ऐसा कोई है कैसे समझ नहीं आ रही? देखो, सिंपल क्या करता है, हमारे पास जो हमने ऊपर बनाया था एग्जाम्पल, अब हमें बोलेंगे कि आपको ये बनाना है, ये वाला ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स। भाई जैसे एक्स यहाँ पे लिखेगा वैसे का वैसा एक्स आ जाएगा। फिर बोला गया 3 को ऊपर लेके जाओ, इस शब्द का मकसद पीडीएस के ऊपर आएगा, इसकी पावर बनेगा। तो 3 को आपने सुपर का टैग के अंदर 3 रख देना, जहां 2 पावर वहां में क्या रख देना? 3 रख देना। फिर आपने प्लस वाई, उसके बाद आपको बोला गया आगे आपने क्या रखना है? 5। तो सुपर के बीच में आपने क्या रख दिया? 5। उसके बाद आपको बोला इक्वल जेड, यहाँ पे 120, इसको यहाँ पे पहले जेड रखना है, फिर सुपर के अंदर पूरा। मतलब जो चीज ऊपर जाएगी वो इसके बीच में आएगी, सुपर सिक्स के अंदर आएगी। आगे समझ सकते ऐसे कितना जिनको अभी नहीं समझ रहे, देखिए हो सकता है मुश्किल है, कोई मसला नहीं। आप जब तक सवाल नहीं करें मुझे नहीं पता किसको समझ आ रही है किसको नहीं आ रही। आपको नहीं समझ आ रही है, आप मुझे सवाल करते हैं ये भी समझ नहीं आ रही। ऐसे कितने दिन को समझ आ रही है? सबको आ रही है। बाकी ऐसे कितने दिन को अभी समझ नहीं, लास्ट समझ नहीं है अभी। देखो हम आज फर्स्ट क्लास तो नहीं है, लास्ट वाला ठीक है। सिंपल हमें ना ये चीज ट्राई करनी है, मैथ का फॉर्मूला बनाना है। अब मैथ के फॉर्मूले को लिखने के लिए हमें जो चीज ऊपर लेकर जानी है उसको आप सुपर में रखें, जिसको ऊपर नहीं लेके जाना उसको छोड़ देना। एक्स का एक्स को आपने इसी तरह रख देना, एक्स के अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि एक्स के ऊपर 3 लगाना है, तो हमें पता है सुपर ऊपर लेकर जाएगा, एस यू पी सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, पूरा एस सुपर स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वरना ये नहीं मानेगा। एस यू पी लिखना है, यही शॉर्टकट है इसका। आपको बोला भाई सर आप बोलो सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट लिख सकते नहीं, एस यू पी लिखना है, वरना उसको टाइप नहीं समझेगा। तो आपने एस यू पी लिखा, ऊपर का लेके जाने 3, वही चार था वापस क्या जी ये वाला ये वाला ये वाला इस टाइप को बंद करने के लिए ये ओपन टैग हुआ, ये क्लोज हुआ। जब आप किसी टैग को, जैसे ये वाटर है बॉडी, तो बॉडी जब एंड होगी तो स्लैश बॉडी आएगा। जैसे सुपर एस यू पी है, एंड करने के लिए हम स्लैश लगाते हैं ना, पूरी टैग को बंद करने के लिए हम क्या लगाते हैं? स्लैश लगाते हैं। तो ये स्लैश इसलिए लगा हुआ क्या आप टैग को क्लोज कर दो। हाँ जेड, मतलब जेड आएगा, जेड जेड के बाद बनाओगे सुपर एस यू पी सुपर, तो सुपर में 2 बनाओगे और फिर सुपर को बंद करो।
बस ये नीचे कुछ चला गया आपको सुपर लगाना है। सब लगाना नीचे चला जाएगा सही है। सुपर लगा है सुपर लगा तो ऊपर लेके जाना है। SUP नहीं SUP बोला कर रहा है तो नहीं देखो हो गया। अब ये फोल्डर ओपन है ये डायरेक्ट फाइल है। आप यहाँ पर जाओगे ये और यहाँ पर गए ऊपर यहाँ पर गए UFT कोड स्पेस कोड यहाँ पर उसमें इंडेक्स दिखाना अब उसको खोला किया अभी खोला इसलिए भी कर रहा था उसको फाइल मिल नहीं रही आपको ऊपर फोल्डर ओपन करना सही भाई तो हाँ वैसे भी चल मतलब अगर आपको ठीक है अब ये आपके पास एग्जांपल थी ना। अब आपको इसको भले ट्राई किस तरह करना है। सिंपल भाई BR का टैग बनाया जिनके पास नहीं हुआ वो इसको ट्राई कर लेंगे जिनके पास हो गया वेल एंड गुड। लेकिन इसको ट्राई आप खुद जब तक नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी। ट्रेनर कुछ भी बोलता रहे जब तक खुद अपने हाथ से ट्राई नहीं करोगे इस फील्ड का मजा ही नहीं आएगा। अच्छा तो आपने सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट थी x के ऊपर 2 लेकर जाना। तो आपने बोला भाई x को ऐसे ही छोड़ दो x को ऐसे ही छोड़ दो। फिर आपने बोला बच्चा ऊपर लेकर जाना है x के बाद क्या आ गया 3 प्लस फिर आपको बोला गया y। इतना लेट आज फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास भाई इतना टाइम 3 क्लासेस हो गई है। आज के किसने मैसेज किया था मतलब या खुद ही याद आ गया चलो यार चलते हैं। तो भाई कोशिश करनी है ना कि आपको मैसेज तो आया होगा चलो बैठे। अच्छा उसके बाद अब आपको बोला गया भाई y के ऊपर क्या लेकर जाओ 5। तो आपने SUP ये स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो कोई इशू नहीं है लेकिन कोशिश करो सब लेटर स्मॉल में होने चाहिए। मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं टैग के नाम की बात कर रहा हूं स्मॉल में हो कैपिटल में हो या एक लेटर स्मॉल हो एक कैपिटल हो चलता है मसला नहीं है लेकिन कोशिश करो सब लेटर स्मॉल में रहे। अच्छा तो आपके पास x के ऊपर आ गया 3 सेव करते हैं। हमारे पास आउटपुट के अंदर x के ऊपर 3 तो आ गया। आगे हमें क्या बोला गया कि y के ऊपर क्या लगा दो 5। तो भैया जहां पर आपका y था इस y का यहां पे जाकर आपने 5 सिंपल पास कर दिया। यहां पर आए इस पेज के ऊपर y के ऊपर क्या आ गया 5। उसके बाद हमारे पास आगे है z इक्वल टू z SUP और उसके बाद 2 लगा दो। तो हमारे पास x3 y5 इक्वल टू z का स्क्वायर ये लगा दिया।
जी जी, C6 वाला बता रहा हूं, इसकी बात कर रहे हैं ना, C6 वाले की। देखिए इसके लिए आपके पास सिंपल क्या करना है, हमारे पास यहां पर आकर अब हमें यहां पर लगाना है C6H12O6। तो आपने सबसे पहले Br का लाइन, Br लगा लिया, लाइन को ब्रेक कर लो। उसके बाद सबसे पहले C लगाया, C के बाद अब हमें पता है कि हमें नीचे लेकर जाना है, तो नीचे के लिए आप क्या यूज करोगे, सब 6 आ गया। फिर आपने बोला H, SUB12O और यहां पे SUB6। तो जब हम आउटपुट इसका चेक करेंगे तो हमारे पास C6H12O6 आएगा। जब भी हमें कोई पावर नीचे लेकर जानी हो तो आप क्या यूज करते हो, SUB, सब स्क्रिप्ट। इसको ट्राई करें फिर आगे चलते हैं। जी जी, ब्रेक लाइन अगर हम ये नहीं ना लगाते, इस पे इशू क्या होगा, वो इसके साथ ही आ रहा है। हमने कहा यार ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम BR के टैग को यूज करते हैं। जी जी, अभी रन करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, वरना वो इसके साथ आ रहा था। जी जी, हाँ कोड खोल लो। तो हमारे पास यहां पर आकर C6H12O6 आ गया आउटपुट के अंदर। तो हमारी असाइनमेंट जो थी वो यही थी कि भाई आपको कुछ इस टाइप का ट्राई करना है ताकि इजीली आप इस फार्मूले को बना सको। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है भाई, यहां तक सबको? जी जी, ओके। तो देखिए अब हमारे पास ये था कि भाई आपने जो C की वैल्यू है ना उसको यूज करते हुए C के नीचे 6 लेकर आना है और उसके बाद आपको H के नीचे 12 लेके आना है और O के नीचे 6 लेके आना है। तो जब हमें कोई भी वैल्यू नीचे लगानी हो तो आप सब स्क्रिप्ट को यूज करोगे। जी जी, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए अब हमें जो जो इसका सिंपल बनाना था ना, हमें ये बनाना था कि C के नीचे 6 आ जाए, H के नीचे क्या आ जाए, 12 आ जाए, O के नीचे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो यहां पर आए, यहां पर आके C, आपने C लिखा, सब स्क्रिप्ट उसके नीचे लेकर आ जाओ। क्या नीचे लेके आओ, 6, उसके बाद आपने लिखा H, H के नीचे सब स्क्रिप्ट 12 और O के नीचे आपने बोला 6। तो जब हम यहां पर आए आउटपुट के अंदर तो हमारे पास C6H12O6 आ गया। तो जो चीज हमें नीचे लेकर जानी है वो आप नीचे के लिए
H12 और 6 रख दोगे सब स्क्रिप्ट के। जैसे मिसाल के तौर पे हम अपनी 12th क्लास में ये याद कर करके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सिंपल केमिस्ट्री के अंदर, अभी ये हमारे पास अगर हमें ये बनाना है कि C के नीचे 2, H के नीचे 6 और इससे पहले लिखना है इथेन, कि भाई ये इथेन का फार्मूला है। मतलब आपने कोई भी केमिस्ट्री की वेबसाइट जब बनानी है तो उसमें फार्मूला ही फार्मूले होते हैं। मतलब केमिस्ट्री की अगर आपको किसी दोस्त ने बोला केमिस्ट्री की वेबसाइट बना के दो जहाँ पे फार्मूले शो कराओ और ये, तो वहां पर आप इसको यूज करोगे, क्योंकि वहां पर आपके पास इथेन का फार्मूला अगर आपको शो कराना है तो आप कैसे करा सकते हो? बिल्कुल सी, अच्छा C2H5 है वो तो इथेन ई वाला है ना, हाँ वो अलग है, हम इथेन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अल्केन जो उसका ग्रुप है। अच्छा तो आप यहां पर आए मिथेन के भाई मिथेन इथेन लिख दो, हेडिंग में मिथेन लिख दो और इसके अंदर जाकर हमें पता है सी पहले ऐसे का ऐसा रहे, फिर सब स्क्रिप्ट सी के नीचे 2 C2H6 है, तो आपने बोला भाई C2H6, तो आप यहां पर H के बाद फिर से सब स्क्रिप्ट लगाया और इसके बाद जाकर H6 लगाया। तो अब हम यहां पे आएंगे और पेज पे चेक करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ आ गया इथेन C2H6। तो आप केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले हैं वो इजीली आप इस तरह करके बना सकते हैं। सही है भैया? तो इसमें कोई सवाल है भाई? इथे ये आपको के सब, अच्छा ये नहीं बोलना कि हमें वो C6 वाला सिखाओ, वो तो केमिस्ट्री वाला टीचर सिखा के बचा रहा, हम तो कंप्यूटर सीखने आए ना। जी जी हाँ, कि बोल्ड हो जाए, कि थोड़ा सा हेडिंग के साथ। अगर आप नहीं चाहते तो आप मत यूज करो, ये था कि अब क्या होगा वो सिंपल सा शो हो जाएगा यू करके इथेन C2H6। अगर आपको सिर्फ उसको बोल्ड करना है तो बी का टैग लगा दो, बी की जगह हमें कौन सा टैग यूज करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग का। अच्छा भाई ये बार स्ट्रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ? क्यों भाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां से ओपन हुआ और यहीं पर आके ये क्या हो गया? क्लोज भी हो गया। तो भाई इस चीज को आपको इस सबको उठाकर इसके अंदर रखना पड़ेगा तो ये काम करेगा। ऐसी है ना भाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर होगा तो ही वो स्ट्रॉन्ग कर पाएगा ना भाई। जो चीज स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर होगी वही उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। तो इस चीज के लिए आपने इस टेक्स्ट के अंदर रखा तो उसके बाद इजीली आपके पास इसने उस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। तो अब हमारे पास ये सिंपल बोल्ड हो गया इथेन C2H6, ये हमारे पास इजीली बोल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग के अंदर हो गया। यहां तक सबको समझ आ गया? जी जी कौन सा बोर्ड है? अगर आपके पास भी होगा, मतलब अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ना कि मैं जब टैग ओपन कर रहा हूं SUB लगा तो खुद ब खुद वो क्लोज हो जाता है, इसकी बात कर रहे हैं ना? अच्छा ऑटो सेव, तो मैंने अभी ऑटो सेव नहीं ना लगाया। ऑटो सेव लगाने के लिए ये रहा, अब यहां से लगा सकते हो। लेकिन इसको जब तक आप HTML की कोडिंग कर रहे हो तब तक तो सही है। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करोगे या डेटाबेस पे काम करोगे उसके लिए ऑटो सेव ऑफ होना चाहिए, वरना बार बार सर्वर हिट हो रहा होगा। तो सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना। अच्छा भाई तुम्हारे पास
ये वाला टैग हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट टैग है इंसर्ट और डिलीट। किसी भी चीज को इंसर्ट करना और किसी भी चीज को डिलीट करना। अक्सर हम इसको कहां पे यूज करते हैं? जब कोई भी ऑफर आती है। हमारे पास तो उल्टा सिस्टम है, रमजान में पैसे कम होने के बदले पैसे ज्यादा हो जाता है। तो इस टाइप की वेबसाइट के अंदर आपको शो करवाने के लिए आप सिंपल यहां पर आकर इसको बता सकते हो कि आपने बोला डिलीट का टैग, जैसे मिसाल के तौर पर शूज प्राइस आपने शो करवाया कि भाई शूज की प्राइस होगी इंसर्ट और डिलीट। तो डिलीट में आपने यहां बता दिया इससे पहले 150 की थी, अब न्यू प्राइस जो है वो 200 की है। अब क्या है कि आप शूज प्राइस के आगे देख रहे हो 150 के ऊपर क्या लगा हुआ आ गया, एक लाइन लगी हुई आ गई कि भाई अब ये प्राइस नहीं है, अब न्यू प्राइस ये वाली। अक्सर आप वेबसाइट पे देखते हो 50% ऑफ, 20% ऑफ, तो वो हर एक प्राइस को जाके सेट नहीं करते। वो लॉजिक लगी होती है कि भाई पहले प्राइस वाली दिखा दो और इसका 20% माइनस करके दिखा दो। कि पीछे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूं थोड़ी कि भाई अगर मेरे पास 100 प्रोडक्ट है तो मैंने 20% अपनी वेबसाइट पे जाके लगाया है तो मैं हर एक की प्राइस अपडेट करूंगा। नहीं, फॉर्मूला लगा होगा कि भाई जो भी प्राइस है, अगर प्राइस है 100% तो उसका 20% बनेगा 20 रुपीज। तो वो फॉर्मूला क्या करेगा, 100 माइनस 20, आंसर आएगा 80। तो आप प्राइस नहीं दिखाएगा 80 कि नई प्राइस इसकी 80 है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एडमिन क्या करता है, ऑफ की प्राइस लगाएगा कि कितने परसेंट ऑफ हुआ है, 5% ऑफ हुआ है, 2% ऑफ हुआ है, 20% ऑफ हुआ है। अगर वो मैनुअली जाके एंटर करेगा तो 1000 प्रोडक्ट है भाई, वो तो फिर ये डेटा ही लिखता रहेगा। आ रही समझ के? अक्सर आप ऑफर देखते हो ना वेबसाइट्स पे कि भाई ऑफर लगी होती है, तो वो हर एक प्राइस जाके सेट नहीं करते, पीछे लॉजिक लगी होती है कि कितने परसेंट आपको ऑफ मिला। एक भी परसेंट ऑफ नहीं मिला तो आप ओरिजिनल प्राइस दिखाना। अगर आपको ऑफ मिल रहा है तो पहले ओरिजिनल प्राइस दिखाओ और ओरिजिनल प्राइस को डिलीट के टैग के अंदर दिखाओ कि भाई पहले ये प्राइस थी और इंसर्ट के जरिए उसको बताओ नई प्राइस क्या है। आ रही समझ? तो ये दो टैग है, एक का नाम है DEL, एक का नाम है INS। DL की फुल फॉर्म है डिलीट, कि भाई डिलीट लगा हुआ, और INS की फुल फॉर्म है इंसर्ट। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे आप आपने यहां पे शूज की प्राइस दिखाई, अब आपने कहा भाई लैपटॉप प्राइस पहले भाई $1200 का था, अभी जाकर 50% ऑफ हुआ तो आपके पास $600 का हो। तो अब आप यहां पे आओगे तो आपके पास ये लैपटॉप प्राइस ऊपर आ रहा है, इसको नीचे लेके आने के लिए आप क्या लगा दोगे, BR का लाइन, ब्रेक लाइन। अब हमारे पास लैपटॉप प्राइस पहले इतनी थी, अब इतनी होगी। आ रही समझ? जिस चीज को काटना है मतलब प्राइस हटानी है उसको DEL के अंदर, और जो नई प्राइस लगानी है उसको INS इंसर्ट के अंदर। यहां तक सबको समझ आ गया? डिलीट का टैग और इंसर्ट का टैग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टैग है वो हमारे पास एक है डेफिनेशन और एक है साइट, CIT साइट। आपको कोई भी डेफिनेशन का टर्म बनाना हो, जब भी आपको कोई भी डेफिनेशन को डिफाइन करना होता है तो आप DFN या CIT साइट इन दो टैग को यूज करते हो। DFN की फुल फॉर्म है डेफिनेशन, और साइट HTML5 के अंदर आया है, जैसे B के साथ स्ट्रॉन्ग था इस तरह यहां पर हमारे पास साइट का टैग आया है कि आप इजीली साइट के टैग को यूज करके अपनी डेफिनेशन को बना सकते हो। मिसाल के तौर पर DFN
डेफिनेशन SMIT। यहां पे आपने P के टैग के अंदर आपने P का टैग यहां से स्टार्ट किया और एंड पे कर दिया, और इसके बीच में आपने डेफिनेशन का टर्म लगा दिया DFN के जरिए। अब यहां जाके आपने इसमें तो एक सिंपल ये टेक्स्ट लिख दिया। अब हमारे पास आप देखेंगे कि SMIT की राइटिंग स्टाइल कुछ और आ रही होगी कि ये एक डेफिनेशन टर्म है। बता रहा हूं, एक मिनट यार। आपके पास ये वाला टर्म आया DFN डेफिनेशन। आपको जब भी किसी भी चीज की डेफिनेशन लिखनी हो या डेफिनेशन का टर्म बनाना हो तो आप इसको यूज करते हो, DFN को, डेफिनेशन टर्म। जी जी, हाँ, आई का टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ये ना कि रीड करते वक्त देखिए आपकी वेबसाइट को ना बहुत से लोग ऐसे होंगे, आपने अगर एजुकेशन की वेबसाइट बनाई है तो लोग उसको सुनेंगे, वेबसाइट को रीड कर रहे होंगे, उसमें फर्क डलता है कि आपके पास एक डेफिनेशन का टर्म होगा ना, स्ट्रोंग में वो डेफिनेशन टर्म नहीं था, वो सिर्फ उसको बोलेगा। डेफिनेशन में क्या होगा, वो लफ्ज बोल के रुकेगा कि भाई मैं नई डेफिनेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उसके लिए आप DFN या साइट का टैग यूज करते हो। HTML5 के अंदर कौन सा टैग आया, साइट का। देखिए HTML4 तक ये था DFN, अभी आ गया साइट। क्या आप इजीली इस पे SEO कर पाते हो? इससे पहले अगर साइट पे होगा तो रीडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा एज अ टेक्स्ट सिर्फ रीड करेगा। अगर आप इसको आउटपुट देखते हो तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे B का टैग था, बोल्ड का, स्ट्रोक का, ये ऐसे का ऐसा थोड़ा सा इटैलिक है। तो आप DFN यूज करो या साइट यूज करो, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब वेबसाइट को रीड किया जाएगा तो DFN के अंदर वो उस लफ्ज को एज अ टेक्स्ट पड़ेगा। जब साइट के अंदर होगा, CIT साइट के अंदर होगा, तो जब उसको रीड किया जाएगा तो एक अलग तरीके से रीड किया जाएगा और कुछ वेट करेगा कि भाई ये लफ्ज मेन था और कुछ नई हेडिंग आ रही है। तो आप इसके लिए साइट का टैग यूज करते हो। जी, साइट को यूज करें क्योंकि ये HTML5 का टैग है। जो देखिए अक्सर आप HTML5 के टैग यूज करेंगे, HTML4 वाले आप यूज नहीं करने चाहिए, उस पर SEO सही करके नहीं होती। मतलब अब इसका फर्क क्या होगा, मिसाल के तौर पर कोई यूजर मैथ की डेफिनेशन को सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट के अंदर मैथ की डेफिनेशन लगी हुई है और वो साइट के टैग के अंदर है, तो वो सर्चिंग में आएगी। मतलब मैंने अगर मैथ सर्च किया कि मुझे मैथ की डेफिनेशन देखनी है, तो अगर मैंने DFN लगाया होगा सर्चिंग में नहीं आएगा। जी जी, हाँ, क्या मतलब आप वही चाह रहे हो कि SEO करवाओ, क्या आपको बाय डिफॉल्ट इन कीवर्ड से SEO मिल जाती है, खुद ब खुद SEO आपके पास काम करना स्टार्ट कर देती है। बस यह है कि आपका डोमेन .com का होना चाहिए, .com वाला पहले आता है क्योंकि गूगल सबसे पहले .com को ढूंढता है, उसके बाद बाकी डोमेन्स ढूंढता है। वो तो पेड है, फ्री नहीं है। तो आपका जो क्लाइंट होता है वो .com ही यूज करता है, जो अंग्रेज होते हैं। सही है भाई, तो साइट और डेफिनेशन का समझ आ गया, DFN और साइट हमें इजीली समझ आ गया। उसके बाद नया टैग हमारे पास है एड्रेस का। जी जी, देखिए DFN डेफिनेशन के लिए, मतलब कोई भी डेफिनेशन का टर्म बनाने के लिए आप DFN के टैग को यूज करते हो। साइट का टैग भी डेफिनेशन के टर्म को बनाने के लिए। फर्क ये है, इसको जब वेबसाइट रीड करेगी सिंपल टेक्स्ट समझेगी, इसको जब रीड करेगी
तो सिंपल समझेगी कि कोई मेन कीवर्ड था, तो उस पर वेट करेगी, क्योंकि जब भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट होती है तो एक कुछ स्टेप रुकेगा और फिर रीड स्टार्ट करेगा, तो इससे क्या है कि सुनने वाले पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, साइट के ऊपर एसईओ अच्छी होती है, डेफिनेशन पर साइट एसईओ अच्छी नहीं है। मतलब जैसी तरह जैसे बी हो गया स्ट्रॉन्ग, हमने देखा आई का टैग और ईएम का टैग, तो ये सब जो स्टार्टिंग के है ना, ये HTML4 में यूज होते हैं। HTML5 में साइड स्ट्रॉन्ग ईएम ये सब यूज होते हैं। जी जी, अच्छा रन करो आउटपुट। ये देखिए आपके पास मैथ लिखा हुआ है, मैथ की एक इसने अलग से लिखा हुआ है। अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखूं या साइड में लिखूं, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों के दोनों इटैलिक ही शो होंगे। आपके पास आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया, आप डीएफएन से लिखो या साइड से लिखो, दोनों डेफिनेशन के टर्म को बनाने के लिए यूज करते हैं। कि जब भी आपको डेफिनेशन का टर्म बनाना हो तो आप डीएफएन या साइड CIT साइड को यूज करते हो। हाँ, लेकिन अब जो एडवांस है HTML5 का वो साइड है। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई? हाँ, स्ट्रोक अटैक बिल्कुल डाल सकते हैं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, क्या चीज समझ नहीं आ रही? जी जी, देखिए आप कोशिश करें, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछे। अटैलिक करने के लिए हमने कल देखा था ना कि कोई भी टैग को अटैलिक करना हो तो आई का टैग या ईएम का टैग, दोनों ईएम की फुल फॉर्म थी एम्फिस और आई स्टैंड फॉर अटैलिक, कि अटैलिक टैग। आउटपुट में कोई फर्क नहीं है। इसके अंदर HTML5 के अंदर ईएम यूज करते हैं, HTML5 के अंदर स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, HTML5 के अंदर साइट यूज करते हैं। जी जी, ओपन करना क्लोज करना। देखिए मिसाल के तौर पर आपने बोला भाई अटैलिक जो ये लैपटॉप की प्राइस है इसको मुझे डालना है ईएम के अंदर, तो आप ईएम के अंदर डालोगे इस सब को उठाकर इसके अंदर, और इसी को आपने कॉपी किया ऊपर आकर आई के टैग में, आप आई में लगा, देखो आउटपुट में आपको कुछ फर्क नजर नहीं आएगा, दोनों के दोनों एक ही है, दोनों के दोनों अटैलिक भी है। ऐसी है ना भाई, दोनों के दोनों। अगर मैं इसको यहाँ पे जगह BL लगा दूं ताकि आप फर्क देख पाए, नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, आप देखें दोनों के दोनों टेक्स्ट स्टाइलिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों सेम है, आई हो या ईएम, आई अटैलिक ईएम एम्फेस का टैग, लेकिन ईएम के ऊपर एसईओ होगी। ईएम के टैग को जब रीड किया जाएगा तो एक अलग तरीके से रीड किया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी आई साइड वीक होती है और वो आपकी वेबसाइट को सुनना चाहते हैं अक्सर। अच्छा, अब सवाल है कि भाई हमने तो कोई वेबसाइट नहीं देखी जो सुनने, और जो अक्सर आप इस पे वॉइस ट्रांसलेटर लगाते हो कि भाई जो बंदा चाहता है मुझे इस वेबसाइट को सुनना है, तो वो इस वेबसाइट को सुनने के लिए आप ऊपर ऑप्शन देते हो तो रीडिंग स्टार्ट कर देता है कि रीडिंग हो। जब अगर इनके साथ होगा, साइड के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ, ईएम के साथ, तो हर वर्ड को अलग अलग तरीके से रीड करेगा, तो जो सुनने वाला होगा उस पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यही देखिए, आप कुछ चीज को बोल्ड क्यों करते हैं कि भाई वो मेन काम है उसका, बोल्ड हम क्यों करते हैं कि भाई कोई ना कोई एक मेन चीज है वो बोल्ड नजर आए। अब जो वेबसाइट सुन रहा है उसको अगर सिंपल आपने दिखा दे कि भाई रीड, अगर मैंने बी में दिया टेस्ट, तो कोई फर्क नहीं आएगा, उसको लगेगा ही नहीं कि कोई मेन चीज आई थी। लेकिन वही आप स्ट्रॉन्ग में दोगे तो उसको जब रीड करेगा अलग तरीके से रीड करेगा। तो आप स्ट्रॉन्ग का टैग, ईएम का टैग और साइड का टैग यूज करते हो बनिस्बत डीएफएन, बी और आई। जी जी, अब बताएं। ओके, और कोई?
हाँ, एड्रेस वाले में तो आता है क्योंकि भाई। हाँ, आप बताइए क्या चीज समझ नहीं आ रही। आ तो जाएगी, आनी तो है, बटन की तो कोड छोड़ना पड़ेगा। ये क्लास ऐसी है, देखो आपको आज समझ आई, नेक्स्ट क्लास में नहीं समझ आएगी, फिर क्या है, आपको यहाँ बैठना भी अजाब लगेगा। ये आवाज जो बोल रहा हो ना, ये भी एक अजाब लगेगी। क्यों? ये समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो जहां पे, क्योंकि अभी बहुत इजी इजी है, ये जब आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे, रेड में जाओगे, फिर ये आवाज भी आपको एक वो लगेगी, एक बोलते हैं ना, अबे काना फट रहा है भाई, ये तो छोड़ो, आपको बाइक का पेट्रोल जाया हो रहा, आना ही नहीं है। तो इसलिए भाई, अगर आपको कोई चीज मुश्किल लग रही है तो आप भले अपने, अगर सवाल नहीं पूछ पा रहे, कॉपी पे नोट डाउन कर लो कि यार ये चीज मुझे क्लास के बाद इंस्ट्रक्टर से पूछनी है, अगर नहीं समझा। वैसे कौन सा यहाँ पे को एजुकेशन है कि कोई हंसेगा यार, आप सवाल करोगे, बाकियों को भी समझ आएगी, बाकियों को भी समझ नहीं आ रही। ऐसे ऐसे कितने दिन तो समझ आ रही है? अभी तक तो आ रही है, अभी आगे तक। तो इसलिए आपको कोई चीज मुश्किल लगे, आप पूछो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी, हाँ, ये अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। इससे क्या है कि आप सोओगे नहीं, आपका इंटरेस्ट और बिल्ड होगा, और जब आप खुद अपने हाथ से कोडिंग करते हो ना, तो आपको और मजा आएगा, तो फिर ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आप इसी तरह बिल्कुल ऐसे कि एडवांस टॉपिक क्लास भी पढ़ के आओ, और यहाँ पे जब वो रिपीट होंगे तो और मजा आएगा काम करने में। अच्छा भाई, तो अब हम बात करते हैं एड्रेस की टाइप की साइड पे। एड्रेस का टाइप हम क्यों यूज करते हैं? अक्सर आप वेबसाइट में देखते हो कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होता है। जैसे ही कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक होता है तो आपके पास मेल ओपन होती है, और उस मेल में जिस बंदे की वेबसाइट होती है उसका ईमेल सेट हो जाता है कि आप उसको कोई भी ईमेल सेंड कर सको। कि आप, अब मुझे नहीं पता इस वेबसाइट का ओनर कौन है, और मुझे उसका ईमेल नहीं पता, मुझे उसको कोई चीज बतानी है कि भाई आपकी वेबसाइट में ये इशू है, या मुझे उससे कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप एड्रेस के टैग को यूज करते हो, और एड्रेस के अंदर ए का टैग यूज होगा। ए की फुल फॉर्म होती है एंकर का टैग। एंकर का टैग, एंकर के टैग में एक एट्रीब्यूट आता है HRF, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर रेफरेंस। सर मुस्कुराने की वजह हमें भी बताएं यार। अच्छा, सही से, नहीं, नहीं, अच्छी बात है भाई, लाजिम बताना है, ताकि रोजा हमें भी लग रहा था कि थोड़ी से तो मुस्कुराहट आए। तो हमारे पास ए का टैग, एंकर का टैग, एंकर के टैग के अंदर, यार भाई को उठाना ये, समझ आ रही है? रात को सोए नहीं थे तो फिर क्लास लेने का फायदा क्या, अगर हमें सोना ही है यार। भाई अगर समझ नहीं आ रही, या अच्छा ये लगता है कि सर लोरी सुना रहे हैं, हमें घर पे नींद नहीं आ रही, यहाँ चलो यहाँ तो नींद आ रही है, ये भी एक अच्छी बात है, किसी को तो फायदा हो रहा है यार, बाकी को तो समझ नहीं आ रहा, हमें तो फायदा हो रहा है यार। कोशिश करें भाई, सोए नहीं यार। एड्रेस का टैग हम यूज करेंगे। एड्रेस का टैग क्यों यूज करते हैं? जब भी वेबसाइट के ओनर को कोई ईमेल करनी हो, हमें उसका ईमेल नहीं पता, तो वो ओनर अपना ईमेल खुद ब खुद उस टैग के अंदर रख देता है। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, मेल ओपन होगी, और टू के अंदर ईमेल खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसको किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पर आप यहां पर आए, BR का टैग लगा लेते हैं, ब्रेक लाइन, एड्रेस का टैग यूज किया, एड्रेस के अंदर इधर जाकर आपने ए का टैग यूज किया, हाइपर रेफरेंस। एड्रेस का टैग, एड्रेस के टैग के अंदर ए का टैग, और ए के टैग के अंदर H रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस। आपने यहां जाके लिखा कॉन्टैक्ट अस, कि भाई हमसे कांटेक्ट करो, और आपने बोला भाई अब इसको ईमेल देने के लिए आप यहां पर लिखोगे मेल टू, मेल टू लिखोगे,
उसके बाद लगाओगे कॉलन, उसके बाद क्या लगाना है, पर। अच्छा ये ना लाजमी है, जरूरी है, अगर आप ये नहीं नहीं लगाओगे तो अभी एक चीज बताता हूँ जो आपको समझ आएगी। अब मैंने कहा भाई हमारे ओनर का ईमेल है smit@gmail.com, तो अब हमारे पास क्या है, और अब हमने क्या करना है, अब आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का आ तो गया, यहां पे आके थोड़ा सा नीचे से BR लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर आ जाए पेज। तो हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का आ तो गया, लेकिन यूजर क्लिक कहां पे करे, हमने तो बोला था कि यूजर इस पे क्या कर पाएगा, क्लिक कर पाएगा। तो क्लिक करने के लिए ये जो ए का टैग है ना, इस ए के टैग के बीच में इधर जाके आपने कुछ लिखना है, तो ही उसको समझ आएगा कि भाई इस पे क्लिक होगा। तो आपके पास एक टेक्स्ट आ गया, क्लिक मी। जैसे आपने क्लिक पे क्लिक किया तो आपका जो ओनर का ईमेल था वो उठाकर आपके आउटलुक के अंदर ये डाल देगा, और आपके पास वो मैसेज करना, आप उसको कोई मैसेज सेंड कर सकते हो। जी जी, @ लगाया है smit@gmail.com। अच्छा नहीं लगेगा, वो लगेगा। देखिए अगर आपके पास, कीबोर्ड ओपन करता हूं, @ के लिए शिफ्ट और 2 को प्रेस करेंगे ना तो चलेगा, नहीं चल रहा। शॉर्टकट क्या है, क्या आप यहां पर आओ, सर्च करो @ इंटरनेट वैसे ही चल रहा है, आप लिखो ईमेल सैंपल, तो यहाँ पर ये दे देगा, यहां से कॉपी करो वहां दे दो, ये शॉर्टकट है। अगर आपके पास कीबोर्ड में नहीं चल रहा तो यहां से सिंपल इसको कॉपी कर लो और वहां उठा कर दो, अगर @ काम नहीं कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ही बता रहा हूं। अब देखें आपके पास आउटलुक ओपन हुआ, इधर जाके इसने खुद ब खुद smit@gmail.com सेट कर दिया कि जो आप अपना ईमेल उसको बताओगे। अब आप बोल रहे हो कि भाई आप कॉन्टेक्ट अस नहीं देते, तो आप इस कॉन्टेक्ट अस को यहाँ पे मत रखो, इसको इधर जाके रखो, इसके बीच में जाकर आपने रख दिया कॉन्टेक्ट अस। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा तो ये चल जाएगा। आपने ईमेल चेंज किया HYD@gmail.com। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आ रहा है कॉन्टेक्ट अस। अब जैसे ही कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो अब जो ईमेल उसमें सेट होगा वो होगा HYD@gmail.com। अब सवाल है कि भाई अगर एड्रेस का टैग नहीं लगाते तो क्या होता है। जी जी हाँ, तो वो फॉर्म के लिए तो हम इनपुट फील्ड जब सीखेंगे ना तो हम इनपुट फील्ड लगाएंगे। अभी हमने इनपुट फॉर्म सीखा नहीं है कि फॉर्म किस तरह बिल्ड होता है। अब आगे जाके हम अक्सर वेबसाइट में व्हाट्सएप का ऑप्शन होता है, आजकल सबसे बड़ा कम्युनिकेशन जो है प्लेटफॉर्म वो व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन देते हो। आजकल लोग ईमेल को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, तो आप व्हाट्सएप का दे तो व्हाट्सएप में whatsapp@.com लगा के हम लोग करते हैं। अभी हमें सिर्फ ईमेल वाला देखे, आगे जाके व्हाट्सएप का भी करेंगे, और अक्सर आप अपना कॉल का भी ऑप्शन लगाते हो, वरना नहीं तो अक्सर आप फूड पांडा में यूज करते हो तो लोकेशन का आता है कि भाई आपके ओनर की लोकेशन कहां पर, क्या आप उससे डायरेक्ट जाकर कांटेक्ट कर सकते। तो आप एड्रेस के टैग के अंदर ए का टैग दिया, ए की फुल फॉर्म है एंकर टैग, H रेफरेंस हाइपर रेफरेंस। क्या मैं हाइपर रेफरेंस बताऊं, आपको भी बोले सर हम ये मेल टू ना लगाएं, मेल टू ना लगाएं तो क्या होता है, मेल टू नहीं लगाएंगे तो आपका कोई मेलिंग जो है ना, मेलिंग सॉफ्टवेयर, अभी हमारे पास आउटलुक ओपन हो रहा है, वो ओपन नहीं होगा। अब मैं यहां पर आया, मैंने इस पर क्लिक किया मेल टू, तो किसने नया पेज खोल दिया,
HYD@.com। हमें पेज नहीं खोलना, हमें ईमेल करवाना है। तो ईमेल करवाने के लिए आपको ये लगाना बहुत जरूरी है, मेल टू, कि भाई क्योंकि मेल फ्रॉम तो आप दोगे नहीं, फ्रॉम तो यूजर का होगा। भाई आप कोई बोले भाई मेल फ्रॉम लिखे, मेल फ्रॉम आप क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि भाई मेल तो जो बंदा करने वाला है उसका होगा ना भाई। मतलब अगर आप इसको रन करते हो और यहाँ पे देखते हो तो जो आपका अपना ईमेल है वो तो फ्रॉम में आएगा कि ईमेल कहां से आ रही है और किसको ईमेल करी जा रही है। तो आपने मेल टू में अपनी वैल्यू सेट करवानी है। फ्रॉम का मकसद कि जो करने वाला बंदा है उसमें आपको नहीं देना। अगर कोई मेल फ्रॉम लिखेगा तो गलत है, मेल टू। क्यों? कि टू का मकसद जिसको ईमेल सेंड होनी है। सही है भाई, क्योंकि यूजर आपके ओनर को मैसेज सेंड करेगा। तो उसके लिए आप सिंपल क्या लगाते हो, मेल टू, और आगे आपने ये पास कर दिया। यहां तक सबको समझ आ गया? जी जी।
अच्छा भाई, तुम्हारे पास ये चीज सब कुछ समझ आ गई। एड्रेस वाला बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, एड्रेस का टैग नहीं ना लगा है, तो अब अक्सर आप क्या है कि अब भी काम तो ये आउटपुट बिल्कुल सही करेगा, लेकिन अगर कोई यूजर आपके ईमेल से सर्च करता है कि भाई HYD@gmail.com, तो आपकी वेबसाइट उठकर आए, वो काम कौन करवाएगा? एड्रेस करवाएगा। एसईओ करवाने के लिए कि कोई मेरा जीमेल से भी सर्च करना चाहे तो इजीली मेरी वेबसाइट उठ के आए, तो एड्रेस का टैग। आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट ओपन करेगा ही करेगा एड्रेस के टैग के बगैर। सिर्फ एसईओ के लिए आप इसको यूज करते हो। देखिए, एसईओ का हमें ख्याल क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने के लिए। वरना क्या है, कल आप एसईओ वाले के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा भाई आपका पूरा कोड जो है ये एसईओ के काबिल ही नहीं। फिर आपको क्या है कि आपको हर टैग में जाकर जहां जहां पे आपने आई का टैग यूज किया था वहां पे आपको ईएम का टैग यूज करना है, जहां पे आपने बी का टैग यूज किया था वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करना है, ताकि उस पर एसईओ हो सके। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही एसईओ वाले टैग यूज करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि इजीली हो सके उसको। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गया? तो इस तरह हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमने मल्टीपल चीजें देख ली कि हमारे पास हेडिंग के टैग होते हैं, हमने सब हेडिंग देखी, हमने पैराग्राफ देखे, प्री के टैग देख लिए, और हमने इसके बाद ईएम का टैग, आई का टैग, अगर कोटेशन के लिए क्यू का टैग देखा, ब्लॉक कोड का टैग देखा, एड्रेस का टैग देखा। ये हमारा मल्टीपल टैग्स है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग के टैग हमने देख लिए। जी जी, हाँ देखिए, एब्रीवेशन और ये जो था ना एपर का टैग हमने कल नहीं देखा था, AWR। एक मिनट हम ट्राई कर लेते हैं। जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, इसमें दोनों में इससे लिखा हुआ है कि भाई इससे पहले HTML5 के अंदर हमारे पास एबर, HTML5 में एबर का टैग होता है, और इसके अंदर हमारे पास HTML4 में ये टैग यूज होता था, एक ये वाला ACROYNMS, ये वाला टैग। अब आप इसकी जगह डायरेक्ट HTML5 में कौन सा टैग यूज करते हो? एबर का, के फुल फॉर्म दिखाने के लिए। क्या आपको, ये हमने मेरे ख्याल लास्ट क्लास में किया था ट्राई, फुल फॉर्म दिखाने के लिए आप एबर का टैग यूज करते हो, एब्रीवेशन, जिसकी फुल फॉर्म आती है SMIT, और इसकी फुल फॉर्म हमने देखी थी कि टाइटल सिलानी मास IT ट्रेनिंग। आप जब हम इसको रन करेंगे, आउटपुट में आएंगे तो हमारे पास, अच्छा हमने ब्राउजर बंद कर दिया, यहाँ पे जाके फिर से ब्राउजर ओपन करते हैं। तो यहाँ जाकर आपके पास ये आ गया SMIT। जब माउस ऊपर जाएगा तो फुल फॉर्म। जी, आप पहले ये पहले ये टैग यूज करते थे, अब ये टैग यूज करते हैं एवर का, एब्रीवेशन। उसके बाद हमने ब्लॉक कोड को भी ट्राई कर लिया था कि भाई हमने किसी की वेबसाइट से कोई कंटेंट उठाया है तो वो उसको बताने के लिए कि भाई आप क्यू का टैग सिंपल कोटेशन लगाने के लिए, ब्लॉक कोड में साइट के जरिए आप इसको बताते हो कि आपने किस वेबसाइट से उठाया है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर हेडिंग के टैग पढ़ लिए, पैराग्राफ का टैग पढ़ लिया, प्री का टैग पढ़ लिया, BR का टैग, HR का टैग। उसके साथ साथ आपने यहां पर आकर इंसर्ट का टैग पढ़ लिया, डिलीट का टैग पढ़ लिया, एड्रेस का टैग पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये दोनों के दोनों पढ़ लिए, और एबर का टैग, साइट का टैग जो अभी हमने आज देखा, साइट के साथ एक और होता है DFN। दोनों में फर्क क्या है भाई? साइट के अंदर हमारे पास SEO5 में साइट है, HTML5 में साइट था, और HTML4 में DFN, डेफिनेशन के टर्म को डिफाइन करने के लिए। बी का टैग हमने पढ़ लिया, बी के साथ हमने एक पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग का टैग, और उसके साथ आई का टैग पढ़ा, और आई के साथ हमने EM का टैग पढ़ लिया। जी,
हाँ, ब्लॉक कोड पढ़ लिया, बिल्कुल ब्लॉक कोड आपने पढ़ा, और क्यू का कोड पढ़ा बिल्कुल कि भाई कोटेशन के लिए, और ब्लॉक कोड का कोड पढ़ा आपने। तो हमने ये तकरीबन ये कुछ टैग पढ़ लिए। इसमें किसी का कोई भी सवाल है इस टैग के अंदर? जी जी, बी आर और एच आर। देखिए, बी आर की फुल फॉर्म होती है ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक कर दो। मिसाल के तौर पर आपके पास आउटपुट आ रहा है, आपने बोला यार ये जो वी है ना, वी नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, वी क्या आ जाए, वी का टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो आप सबसे पहले अपने कोड में गए, आपने वी का टैग देखा, भाई वी का टैग कहां पे है, ये रहा। इसके बाद आपने जाकर बी आर का टैग लगा दिया, ब्रेक लाइन। तो इससे क्या होगा, आउटपुट के अंदर वी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। किसी भी टैग को, टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए बी आर का टैग यूज करते हैं। और किसी भी टेक्स्ट के बीच में लाइन लगाने के लिए, जैसे आपने बोला भाई लैपटॉप प्राइस के बीच में, इन दोनों के बीच में लाइन लगानी है, तो आप क्या यूज करते हैं, एच आर, हॉरिजॉन्टल रो। इसमें हमने कल की क्लास में देख लिया था कि भाई कलर होता है एक, कि जिस कलर का चाहिए, साइज होता है और विड्थ होती है। तो हमारे पास ये इजीली इस टाइप की एक लाइन बनी हुआ, ये एच आर का टैग है। और कोई? जी 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 जी, हाँ, आपके पास बिल्कुल इसमें है कि आप डिलीट के टैग की जगह INS की जगह और DL की जगह S का टैग भी यूज कर सकते हो कि डिलीट करने के लिए। नहीं, ये वाला जो जोन था ना, ये नो लॉन्गर, मतलब आप यहां पे जाके देखोगे ना कि आपके पास इसकी जगह अब DL का टैग यूज करते हैं कि भाई अभी आप इस टैग की जगह DL और या INS का यूज करते हो। इससे पहले एस का टैग यूज करते थे। नो लॉन्गर का मकसद कि अब ये सपोर्ट नहीं करता, आपको इसकी जगह ये दोनों टैग यूज करने, INS या डिलीट। जी जी, हाँ, अभी के लिए आप, अगर आपके पास एक टैग है जिसका नाम है फॉन्ट। फॉन्ट का टैग एक ऐसा टैग है जिसके जरिए आप HTML के अंदर टेक्स्ट का कोई भी कलर रख सकते हैं। रेड कलर का मकसद कि ये अब यूज नहीं करना चाहिए, कि ये HTML4 में सपोर्ट हो रहा था। आपने यहां पे जाके सिंपल बोला कलर और बोल दिया रेड। अब हम चाहते हैं कि भाई ये कलर कहां पे आए, ये कलर हमारे पास कॉन्टेक्ट अस हमने लगाया, ये इस कॉन्टेक्ट अस की जगह रेड कलर आ जाए। तो हमने कॉन्टेक्ट अस को उठाया, इसके बीच में आके डाल दिया। अब हम इधर आए और अपने आउटपुट में तुम्हारे पास जो कॉन्टेक्ट अस होगा वो रेड कलर का आ जाएगा। जी जी, मतलब ऐसा, क्योंकि ये रेड कलर है, ये सपोर्ट नहीं करता इस पे एसईओ। कभी जो रेड कलर का होगा ना, वो तो डीएक्टिव हो गया। अब बी का टैग है ना, बी का टैग डीएक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है, अभी भी यूज हो सकता है। HTML4 के अंदर फॉन्ट का टैग डीएक्टिव हो चुका है, इस पे तो एसईओ काम ही नहीं करेगी, तो इसलिए आप इसको छोड़कर यूज नहीं करते, इसको आप रखते ही नहीं। जी 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 जी, इसकी जगह आप CSS के जरिए अपने कलर की स्टाइलिंग कर सकते हो। अभी क्या है कि जब तक आप CSS नहीं पढ़ते तब तक आप किसी भी टेक्स्ट का कलर फॉन्ट के टैग के जरिए इजीली चेंज कर सकते हैं। जी जी, हाँ, मेन काम होता है कि फॉन्ट का, कि आप जब तक CSS नहीं पढ़ रहे तब तक आप फॉन्ट के जरिए किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी। अब जैसे अगर मुझे इस पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैंने यहां पर आया, फॉन्ट का टैग लगाया, कलर इक्वल टू रेड दे दिया, और इस फॉन्ट को आपने क्लोज करना है। अगर यहीं पे क्लोज होगा तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा, यहां पे आएगा। और पेज पे रिफ्रेश किया तो अब सब टेक्स्ट
रेड कलर में हो गया। तो HTML के अंदर आप इस टैग के जरिए कोई भी कलर रख सकते हो, वो चाहे आप कोई भी हो, रेड हो, येलो, जो आपका दिल करे, आप इजीली यहाँ पर टेक्स्ट लगाकर आउटपुट में उसका कलर देख सकते हो। लेकिन अच्छा क्या है कि जब आप चीज को सिंपल पढ़ लो, फिर फोन को यूज नहीं करना, फिर सीज के जरिए स्टाइलिंग करनी है, उसके जरिए सिंपल कलर लगाने हैं। सही है भाई, याद है सबको समझ आ गया? जी जी। ब्लॉक कोड, अब देखिए ब्लॉक कोड हमारे पास क्यों हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कल बात की थी कि भाई मुझे किसी की वेबसाइट से कोई टैग यूज करना है। आपने बोला भाई किसी का कोई मेन वर्ड है, कोई भी ब्लॉक कोड यहां से कोटेशन डाल लेते हैं आप। तो हम यहां से कोई भी कोड को उठाकर इजीली इसको यूज करते हैं। अब ये आपके पास, ये आप चाहते हो कि भाई कोड आप यूज करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट में, तो कोड को लगाने के लिए आप क्यू का टैग यूज करते हो। कौन सा टैग यूज करते हो? क्यू का। ये आपने यूज किया, आप अपने आउटपुट में आओगे तो आपके पास ये सिंपल टेक्स्ट लगा हुआ आ गया कि भाई ये इस बंदे का वर्ड है। आप कल अगर ये वर्ड आपकी वेबसाइट पे ये बंदा देखता है तो आपकी वेबसाइट को वो रिपोर्ट करवा सकता है। अब क्या है कि रिपोर्ट से बचने के लिए आप ये करते हो, जिस जगह से आपने ये कोड उठाया होता है उसका लिंक दे देते हो। उसका लिंक आप कहां पे देते हो? साइट के अंदर, ब्लॉक कोड के साइट के अंदर। तो इससे ये होता है कि कल जब गूगल आपकी वेबसाइट को चेक करेगा और आपके कोड को देखेगा तो उसको बोलेगा कि भाई नहीं, इसने कुछ शो तो किया है कि ये मैंने किस वेबसाइट से उठाया है, ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, ये किसी और के मुझे अच्छे लगे मैंने अपनी वेबसाइट में उठाए। तो वो अपने कॉपीराइट से बचने के लिए आप इस चीज को यूज करते हो, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो सिर्फ वो आदमी अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहता है, कहीं और वो लोग देख ले तो आप पे रिपोर्ट कर सकता है। तो रिपोर्ट से बचने के लिए आप ब्लॉक कोड के अंदर साइड पे डिफाइन करते हो कि भाई ये आपने कहां से वर्ड्स उठाए हैं। अब क्या है, जब आप यहाँ पे आओगे आउट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन कल जब गूगल आपका कोड चेक करेगा तो वो बोलेगा कि भाई इसने साफ शो करवाया है कि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये किसी और के वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जाकर साफ नजर आता है कि आपने किस वेबसाइट से उठाए हैं। तो ब्लॉक कोड के अंदर साइट का ये काम होता है कि कॉपीराइट से बच सकते हैं। अगर ब्लॉक कोड में साइट नहीं लगाएंगे तो कल कोई भी कॉपीराइट करेगा, गूगल हमारी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा और उस डोमेन को भी ब्लॉक कर देगा। हमें फिर से डोमेन नया खरीदना पड़ेगा और सब कुछ सर्वर वगैरह की सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। सही है भाई? जी जी। हाँ, ये इसकी अपनी बिल्टन है। ये बिल्टन इसको कौन दे रहा है? ये क्यू का टैग दे रहा है। ये ना क्यू का टैग, अगर मैं क्यू का टैग हटाऊंगा ना, ये मैंने क्यू का टैग यहां से हटा दिया, अब अगर मैं आउटपुट में जाऊंगा तो मेरे पास कोई भी इस तरह करके शो नहीं होगा, ये सिंपल बाय डिफॉल्ट यू करके शो हो रहा है। अगर आप क्यू का टैग लगाते हो तो यहाँ पे कोटेशन आ जाते हैं कि भाई इसके कोटेशन आ जाए। बाय डिफॉल्ट ये जो स्पेस आ रहा है ये ब्लॉक कोड में आता है कि भाई ये किसी और के वर्ड्स हैं और एक कोड्स है, तो आप इसके लिए ब्लॉक कोड को यूज करते हो। और क्यू का वर्ड लगाओगे, क्यू का टैग लगाओगे तो आपके पास यहाँ पर ये इस टाइप के सैंपल लगा देगा, जिसका ये मकसद है कि भाई ये कोई ना कोई कोटेशन है। ये वाले ये डॉट्स अभी के लिए नहीं हटा सकते, सीधे उसके अंदर जाके आप यहाँ पे अंडरलाइन लगा सकते हो या इसके टेक्स्ट को हाइड कर सकते हो। इसके नीचे मेन ऑर्डर की वैल्यू 0 कर दोगे। जब हम सीजस में जाएंगे उस टाइम ये कर सकते हैं। अभी हमने सीजस हमें नहीं पता तो हम इजीली इसको यूज नहीं कर सकते।
हाँ अंडरलाइन बना सकते हैं। अंडरलाइन लगाने के लिए किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए आप यू का टाइप यूज करते हो। जी जी, उसके नीचे आप लगाओगे ना, अगर जैसे आपने एसएमआईटी के नीचे हमारे पास ये रहा, इसके नीचे हमने यू का टैग लगाया और इसको उठा के इसके अंदर दे दिया, इस यू के अंदर, और आउटपुट के अंदर आए, तो भी ये नीचे आप देख रहे हो डॉट्स रहेंगे। ये डॉट्स बाय डिफॉल्ट रहते हैं, इसको आप सीजस के जरिए रिमूव करा सकते हो। तो किसी भी टैग के नीचे बोल्ड लगाने के लिए आप इजीली यू का टैग यूज करते हो, अंडरलाइन, जिसका ये काम होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को इजीली अंडरलाइन कर सको। तो अंडरलाइन के लिए आपने यू का टैग यूज कर लिया। यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं है? अभी तो अब हमें इजीली इस चैप्टर के अंदर हमने मल्टीपल, अब कोई वेबसाइट का मेन पेज तो हम बना सकते हैं, हेडिंग हम बना सकते हैं, टेक्स्ट अगर हमें लगाना हो हम लगा सकते हैं, प्री डिफाइंड टेक्स्ट लगाना हो हम लगा सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट को लेके जाना है बीआर के जरिए हम लेके जा सकते हैं, बीच में लाइन लगानी हो एचआर के जरिए हम लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना हो स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर सकते हैं, कोई प्राइस को डिलीट करना हो आप डिलीट का टैग यूज कर सकते हो, नई प्राइस दिखानी है इंसर्ट का टैग यूज कर सकते हो। तो इससे आपके पास आप किसी भी टाइप का कोई भी पेज डिजाइन कर सकते हो। आज आपके कोई भी पेज को सिंपल सर्च करना है, वेबसाइट पे जाकर कोई वेबसाइट खोलकर उसका एक पेज आएगा, उसको आपने ट्राई करना बनाना है एग्जैक्ट, मतलब आपने पहले एग्जाम्पल सर्च करनी है कि भाई मुझे किस पेज को बनाना है, उसमें आप इन सब के जरिए इजीली बना सकते हो। मतलब आप विकिपीडिया को देखते हो, आप विकिपीडिया का एक पेज पूरा बना सकते हो। आप कोई भी इसी टाइप की एग्जाम्पल उठाकर आपने बनानी है और उसका असाइनमेंट करके आनी है। मतलब कोई भी पेज आपने साथ जो एग्जाम्पल बनाई है वो, और जो आपके पास आपका आउटपुट आया वो आपने शो करवाना है। सही है भैया? जी जी, इसमें बुक में जानकारी के तौर पे एक पेज दिया हुआ है। हाँ वो मेरे ख्याल वो जो पेज नंबर है, एक मिनट, ये रहा द स्टोरी इन द बुक, ये पेज आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। पेज नंबर है 64। माइक मेरा बंद हो गया, माइक बंद हो गया। 58 64 है, हाँ 68 बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। जो आपके पास इसमें ना द स्टोरी ऑफ पेज है, मेरे ख्याल इस टाइप का है, द स्टोरी ऑफ द बुक 64 है। तो इस टाइप का पेज आपने ट्राई करना, मतलब लाजमी नहीं कि यही बनाओ, आपने कोई भी इंटरनेट पे एग्जाम्पल सर्च करनी है, उस एग्जाम्पल की पिक्चर आपने पहले ग्रुप पे शेयर करनी है, और फिर जो उसका कोड होगा वो शेयर नहीं करना, उसका आउटपुट जो आपने बनाया वो क्या बना उसका आउटपुट शेयर करना है। सही है भाई? दूसरी चीज, बहुत से लोग हैं जो ये बोलते हैं भाई फीस, ये लैब मेंटेनेंस है, ये फीस नहीं है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर इस पे लंबी बहस चल रही है। भाई हमें तो बोला गया था कोर्स फ्री होगा, या तो 1000 रुपया फीस ली जा रही है। देखिए 1000 रुपया फीस लेने की वजह लैब मेंटेनेंस चार्जेस है, मेंटेन रखेंगे। अभी तो एसी ऑन नहीं है, इंशाल्लाह रमजान के बाद एसी भी ऑन हो जाएंगे, तो फिर तो और ही सुकून हो जाएगा। तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आप इस कोर्स की फीस देखते हो तो ये 1000 रुपीज कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप बाहर देखो तो इस कोर्स की बहुत बड़ी वैल्यू, और आप सिर्फ आउटलाइन को देखो ना, आप किसी को भी आउटलाइन दिखाओ कि हम ये सब सीखेंगे, तो वो खुद बोलेगा कि हाँ यार बहुत कुछ है इसके अंदर। आप सिर्फ आज जाके फिर से आउटलाइन सर्च करना, चैट जीपीटी को वो आउटलाइन देना और उसको बोलना कि इससे मैं क्या क्या बन सकता हूँ और मुझे कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, ये कोर्स कितने का है, तो आपको बताएगा। तो 1000 रुपया कोई ज्यादा फीस नहीं है यार,
तो कोशिश करनी है कि भाई हमें देनी है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो हम सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप सर शेफ से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो, या नहीं तो आपके पास एक फॉर्म आता है सिराली की तरफ से, वो फॉर्म फिल कर सकते हो कि भाई मैं इतना दूर से आता हूं, मेरे लिए मुश्किल है, मैं फीस पे नहीं कर सकता, तो उस पर फिर जो भी आपका हल निकलेगा। इसलिए देखिए, ग्रुप के ऊपर बहस करना कि यार वो तो सर ने बोला था स्टार्ट में फीस है ही नहीं, यहाँ पे आया तो यहाँ पे फीस है भाई, तो यहाँ पर फीस होगी 1000 रुपीज। आप भले सरफराज वाले बैच पे चले जाओ, वहां पर भी, या यहाँ पर, तो यहाँ पे 1000 रुपीज तो होगी भाई। और 1000 रुपीज इस कोर्स की फीस कोई ज्यादा नहीं है।